This is Sakshi Verma. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning Concept. तो आज हम लोग सही मायने में फंडामेंटल राइट्स का सफर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोग को आर्टिकल 12 के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है ना। तो असली सफर है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, वो आज ही शुरू होता है, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में एक जो जिस्ट होता है मैंने वो बताया कि अबाउट इट इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड देन फीचर्स। तो वो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वो सारे वीडियोस आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को, तो प्लीज देख लेना, ठीक है ना। तो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 क्या बोलता है? तो मैंने आप लोग को बताया कि आर्टिकल 12 to 35 है, वो हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताती है, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 12, 13 ये हमारी क्या है, एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर आपके लॉ का वायलेशन हुआ तो क्या हो, मतलब कि कौन लॉ वायलेट करेगा, किस तरह का लॉ वायलेट होगा, राज्य क्या होगी, स्टेट क्या, मतलब क्या होगा। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है कि राज्य की परिभाषा को बताया गया है। अब राज्य मतलब ये मत समझना कि यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड ये सब राज्य नहीं है। अब राज्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या डिस्क्राइब किया गया है, पार्ट 3 से रिलेटेड के स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन। जब हम लोग बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके आर्बिट्री एक्शन से हमें बचाती है, तो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से बचाती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्री? तो अनलॉफुल, है ना। तो स्टेट क्या होगी? स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से बचाती है। तो स्टेट का मतलब क्या वो बिहार है, क्या वो यूपी है? आंसर है नहीं। स्टेट मतलब क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यानी जो हमारी जो ऑर्गन है, कार्यपालिका, विधायिका, उसको स्टेट के डिफिनेशन में लाया गया है। सिमिलरली ये सेंट्रल लेवल की बात, यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात हो गई, केंद्र सरकार की बात होगी। और जिस तरह से केंद्र सरकार में कार्यपालिका और विधायिका होती है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन होते हैं, तो स्टेट में भी होता है ना, क्योंकि वो स्टेट लेवल की बात करते हैं। तो कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव ऑर्गन तो स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है, तो डिफिनेशन ऑफ द स्टेट में ये भी आती है, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है? तो लोकल ऑथोरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, ये सारे स्टेट के डिफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। अगर ये जो सारे जो ये स्टेट में जो भी आते हैं, अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा तो सीधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। और चौथा कि स्टेट के डेफिनेशन में क्या आता है कि स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑथोरिटीज। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अदर ऑथोरिटीज के बारे में भी बोला गया। अभी अदर क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल था कि अदर ऑथोरिटीज क्या क्या है, ठीक है ना। अदर, इस पे बहुत फोकस करना, क्योंकि अदर अथॉरिटी के कारण ही काफी केसेस हमारे भारत में आए, ठीक है ना। तो इसीलिए अदर अथॉरिटीज को फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे केसेस आए हैं, जिसके बारे में आज मैं डील करूंगी। कुछ ही केसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फिर लॉ का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे। तो स्टैट्यूटरी क्या होती है कि जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना। अब एग्जांपल आप लोग पूछोगे तो एग्जांपल हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो वुमेन के लिए काम करती है, महिला आयोग। ये क्या है? ये सब ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो वो जो स्टैट्यूटरी बॉडीज के अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, अगर वो अथॉरिटीज भी, तो उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकती, क्योंकि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया। और मैंने क्या बोला कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ही क्या होती है? पार्लियामेंट होती है। तो पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट, अगर ऐसा एक्ट बना दे कि एनजीटी, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है, तो हम जाके पूछ सकते हैं कि भाई देखो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है,
खनन कर रही है ना। एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट बनाती है, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग, जो कि 2015 में बनाया गया था, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी, ना कि पार्लियामेंट ने बनाया था, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट बनाई थी। तो नॉन स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी का मतलब तो आप लोग समझ गए हो गए ना। और मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट पे दिया है कि वो ऑल्सो इंक्लूड अदर ऑथोरिटीज, अदर ऑथोरिटीज भी तो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC, ONGC, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्या ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगी? तो चलिए इसके जवाब को ढूंढते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, LIC, ONGC, ये सारे जो बॉडीज है वो क्या वो स्टेट के डेफिनेशन के में आएगी या नहीं? तो अदर ऑथोरिटीज में काफी केसेस आए, उस जिसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में लिखा है, हालांकि 3 से ज्यादा केस थे, है ना। तो मैंने सिर्फ एक जो जिस्ट होता है जो इंपॉर्टेंट केसेस का, मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है, ओके ना। तो आप लोग मत बोलना कि मैं पूरा केसेस नहीं बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट केसेस है हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला केस क्या था, शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो एक केस हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो ईयर 1954 में, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बोला, देखो हम लोगों को केस पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई सारी बातें लिखी गई है, ठीक है ना। जब तक उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे आके देखते हैं तो काफी उसको चैलेंज किया जाता है। आप लोग हर एक आर्टिकल में पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक में आपको केसेस मिलेंगे, और केसेस को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल में बात करना है ना हम लोग को, किताब में पढ़ के याद करके रखना तो नहीं है ना। केसेस को समझे तब ना पता चले कि केस स्टडी में क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, क्या उसका रूलिंग आया। इसीलिए केस को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को इसको जानना है, तभी आप लोग को पढ़ने में एक एंजॉयमेंट लगेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल से जोड़ा जा रहा है उसमें, है ना। तो बात करते हैं केस की। तो मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट अदर ऑथोरिटीज कुड ओनली इंडिकेट ऑथोरिटीज ऑफ लाइक नेचर। तो अदर ऑथोरिटीज के संदर्भ में मद्रास हाई कोर्ट क्या बोली कि उसी ऑथोरिटीज के बारे में बोला जाएगा जो एक जैसे हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ई जुस्डिम जनरस, ये एक लीगल वर्ड है, ठीक है ना, ई जुस्डिम जनरस, जिसका मतलब क्या होता है, लाइक नेचर, यानी एक जैसा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट क्या बोली कि आप उसी ऑथोरिटीज को स्टेट में ला जा सकते हो जो एक जैसी हो, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो। मतलब कि जो पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर उस टाइप के नेचर में हो तभी हम उसको क्या बोल देंगे, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। और इंपॉर्टेंट बात क्या बोली कि ऑथोरिटीज को सॉवरेन फंक्शन एंजॉय करना होगा, यानी जो बॉडी है वो एक सॉवरेन होगी, यानी संप्रभु होगी, वो डिसीजन अपना इंडिपेंडेंट वे में लेगी। तो इसके तहत क्या बोला गया कि यूनिवर्सिटी जो डिफिनेशन के अंदर आती ही नहीं, तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 1235 क्या बात करता है, अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अगर यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती है तो उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात आई किसमें, शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के केस में। ये काफी रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन था, काफी नैरोअर इंटरप्रिटेशन था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सॉवरेनिटी की बात कर रही है, यूनिवर्सिटी तो सॉवरेन होती नहीं थी उस समय। तो उसके बाद से क्या हुआ, मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, इससे रिलेटेड मत करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कौन कंट्रोल करता है, तो यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, उसको 1956 में बनाया गया था, और जो एक ऑटोनॉमस बॉडी में काम करती है, यानी वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट वे में ले सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी 1954 में ऑटोनॉमस तो नहीं था, सॉवरेन तो नहीं था, तो इसको कैसे आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में है? ये मद्रास हाईकोर्ट का कहना था। अब आया दूसरा केस, ठीक है। तो क्या होता है ना केसेस में कि एक केस आया तो फिर जजमेंट को ओवररूल कर देते हैं,
फिर दूसरा जजमेंट आता, तो ऐसे आप लोग पढ़ते ही जाओगे पॉलिटिकल साइंस में, है ना। तो अब आया मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं इसको मोटी तौर पे बता रही हूँ, है ना। एक जो होता है ना कंसोलिडेटेड फॉर्म में बता रही हूँ मैं, एक केस को ऊपर स्टडी नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि जो केस होता है काफी एक ये होता है, काफी बड़ा होता है, वाइड होता है, जो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब आप यूपीएससी या एसएससी लेवल की बात करते हो। पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आते हैं और जिसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। केसेस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव के होते हैं, आपको एक डालना होता है रेफरेंस। अगर आप लोग रेफरेंस डालोगे तो कैसे डालोगे, तो जजमेंट के थ्रू डालोगे, है ना। तो बात करते हैं मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस। अब यहाँ पे सवाल आया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो क्या स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। 1967 में एक केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्रेशन अदर ऑथोरिटीज वाइड इनफ, यानी इसका जो मीनिंग है एक वाइडर मीनिंग है, इंक्लूड ऑल ऑथोरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैच्यू ऑन होम पावर्स कन्फर्ड बाय द लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम उन सारी ऑथोरिटीज को स्टेट की डेफिनेशन में बोलेंगे जब वो ऑथोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तैयार किया है या पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा तैयार किया गया, और या ये बोलो तो उनका जो पावर है वो कानूनी तौर पे है, यानी उनके पास सर्टेन पावर्स है ना। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन इनको दिया हो, चाहे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हो, चाहे नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हो, है ना। तो उसको आप लोग स्टेट के डेफिनेशन में लाओगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन लाया गया, या ये बोलो वाइडर इंटरप्रिटेशन लाया गया। तो उसके तहत तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो है, तो और यूनिवर्सिटी भी हो गई फिर तो, ठीक है ना, क्योंकि यूजीसी तो आ गई, क्योंकि उसको एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा तैयार किया गया था, तो उसको भी आप लोग अगर वो डिसीजन लेती है ऐसा कुछ तो उसको चैलेंज कर सकते हो, है ना। अभी हो रहा है क्योंकि थर्ड ईयर का एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोग देख ही रहे हो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है उस पर कि एग्जाम ले लेना है, ठीक है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का मेन कहना क्या था कि नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म सोवरेन फंक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो सोवरेन फंक्शन भी ही एंजॉय करे, सोवरेन फंक्शन ही करे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनको स्पेशल पावर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पे सोवरेन फंक्शन का जो कंसेप्ट जो लाया गया था 1954 के केस में, उसको हटा दिया गया। अब क्या बोला गया कि सारे ऑथोरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तैयार किए और ऐसे जो स्टैच्यू है या नॉन स्टैट्यूटरी ऑथोरिटीज। फिर एक तीसरा इंपॉर्टेंट केस कौन सा आया, तो तीसरा इंपॉर्टेंट केस था आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, जो कि 1979 में एक केस फाइल किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो जस्टिस पी.एन. भगवती जी थे, न्यायमूर्ति, न्यायाधीश बोलते शायद हिंदी में, जस्टिस पी.एन. भगवती जो थे वो 5 पॉइंट दिए कि अगर आपको डिटरमाइन करना है कि वो जो एजेंसी है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी, उसको आपको 5 पैमाना उन्होंने रखा, ठीक है ना। जस्टिस पी.एन. भगवती ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के थे, अब बाद में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ठीक है ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, 5 पॉइंट में क्या क्या बोला गया कि किस किस ऑथोरिटीज को आप लोग बोलोगे कि वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में आती है। पहला कि इंटायर शेयर कैपिटल शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसी ऑथोरिटी या ऐसी बॉडी जो पूरा उनका जो पैसा है वो सीधा गवर्नमेंट के पास आता है। फॉर एग्जांपल सेल हो गया, भेल हो गया, तो उसकी ओनर कौन है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। भेल हो गया, गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारा जो ओनरशिप है किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शेयर किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो क्या हो गई, कौन सी बॉडी हो गई, ऑब्वियसली बात है स्टेट डेफिनेशन में आएगा ना वो, है ना, ये गवर्नमेंट का उसका ओनरशिप है, तो वो तो आएगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या बोलती है कि जहां पे गवर्नमेंट का बात आया वो तो आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में। तो हम बोल सकते हैं कि सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी क्या है, वो क्या कौन सी बॉडी कौन डेफिनेशन में आएगी, बिल्कुल आएगी, गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसका मतलब वो जरूर से जरूर आएगी, क्योंकि उनका जो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल आएगा, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा ये सब चीज।
फिर क्या बोलता है कि कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट वही सारा चीज गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यानी जो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, उन पे दबदबा होना चाहिए, और वो गवर्नमेंटल कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी जो पब्लिक सर्विस करती है वो, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, वो पब्लिक सर्विस वाला काम करती है ना। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन। अगर किसी कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट अपना जो पावर है वो ट्रांसफर करती, तो उसको भी क्या बोलेंगे, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के अंदर बोलेंगे। और कुछ ऐसी एजेंसी जो मोनोपोली यानी अधिकार का स्टेटस एंजॉय करती है, क्योंकि मोनोपोली कौन प्रदान करता है, ऑब्वियस बात है स्टेट। स्टेट का क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ दिस यूनियन गवर्नमेंट हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडीज हो गई। तो ये सारे चीज क्या होंगे, डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो अब ये हम कह सकते हैं कि LIC, ONGC, सेल, भेल, गेल सारा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के अंडर आता है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है या पार्लियामेंट्री के किसी एक्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 13। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछना, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगी, डेफिनेटली जवाब दूंगी। आप ये मत समझना कि आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखोगे और मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कोट करूंगी आपके क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।